हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे 10 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारे बीपीडी ड्राफ्ट को आप हमारी वेबसाइट iexambee.com पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग सबसे पहले लास्ट वीडियो के 2 क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं। तो कल के वीडियो में तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका पहला क्वेश्चन था अमित शाह लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर 450 करोड़ रुपीज नैनो यूरिया प्लांट इन विच स्टेट रिसेंटली। अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा एक नैनो यूरिया प्लांट को इसकी फाउंडेशन स्टोन को ले किया गया था, जो कि 450 करोड़ रुपए का है। आपको बताना है कि कौन से स्टेट में इसको किया गया था। कुछ लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। इसका सही आंसर होने वाला है झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, देवघर में किया गया था, झारखंड के। अब ये है पांचवा, ये है 5th नैनो यूरिया प्लांट हमारे देश का। पहला कहां पे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला कहां किया गया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में इसकी फाउंडेशन स्टोन को ले किया गया था, पहले नैनो यूरिया प्लांट को, और यह अभी 5th नंबर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था विच कंट्री इज द थीम कंट्री एट द 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। 30 जनवरी को 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर इनॉग्रेट किया गया। इस बुक फेयर की जो थीम कंट्री है इस बार की, वह स्पेन है। ठीक है, स्पेन। अब 2025 में जब इंटरनेशनल बुक फेयर कहां पे होगा, उस टाइम पे स्पेन में होगा। तो जब स्पेन में होगा तो उस टाइम पे जो उसकी थीम कंट्री बनेगी वह बनेगा हमारा भारत, यानी कि इंडिया बनेगा। स्पेन के मैड्रिड में 2025 में यह इंटरनेशनल बुक फेयर होगा और वहां पे इसकी थीम कंट्री बनेगी हमारा देश भारत। और अभी जब भारत पे हो रहा है तो इसकी थीम कंट्री कौन है? स्पेन है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर ये दोनों थे, तो इसके सही आंसर से आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज, कौन सा आज इंपॉर्टेंट डे है? तो आज दो डेज है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें से एक है, वह आपका है वर्ल्ड पल्सेस डे। तो आपको ये याद रखना है, इसको आप देख सकते हैं, नेशनल डी वार्मिंग डे। आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। तो वर्ल्ड पल्सेस डे, ये पल्सेस डे क्यों मनाया जाता है? पल्सेस डे मनाया जाता है टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ पल्सेस। पल्सेस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या रोल है न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, और उससे क्या क्या फायदे होते हैं, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या है इस चीज के, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे। वर्ल्ड पल्सेस डे टेक्स प्लेस ऑन 10th February each year. It is a yearly global event designated by यूनाइटेड नेशंस इन 2018। यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे के तौर पे डेजिग्नेट किया था। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये एक है नेशनल डी वार्मिंग डे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस नाम याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपनी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स हमारे राष्ट्रीय सेक्शन से आज के लिए इंपॉर्टेंट बना है, वह है स्काई एयर लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स। स्काई एयर जो कि एक ड्रोन डिलीवरी फर्म है, कंपनी है, इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया है जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो एयर ट्रैफिक हो जाता है उसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम को लॉन्च किया है। इसको अनवील किसने किया? इसको अनवील किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर फॉर रोड एंड हाईवेज हैं, केंद्र मंत्री यानी कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड हाईवेज हैं नितिन गडकरी। इनके द्वारा इस सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया और इस फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो कि ड्रोन्स के लिए है, उसका नाम है स्काई यूटीएम, और स्काई एयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया या फिर बनाया गया है। इसके मेन मकसद क्या है? इस सिस्टम से क्या किया जाएगा? इस सिस्टम का मेन मकसद है टू प्रोवाइड सिचुएशनल अवेयरनेस, कि जिस समय पे ड्रोन उड़ाया जा रहा है उस समय वहां पे स्थिति परिस्थिति क्या है, उसके साथ साथ ऑटोनोमस नेविगेशन, उसको नेविगेशन प्रदान करना, और रिस्क असेसमेंट, जो भी रिस्क है उसको असेस करना, ये सारे के सारी चीजों को प्रोवाइड कराना इस स्काई यूटीएम के काम है, जिसको अनवील किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। नितिन गडकरी जी यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड हाईवेज है, और ये सिस्टम का नाम स्काई यूटीएम, जो कि स्काई एयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्काई एयर क्या है? स्काई एयर एक लीडिंग ड्रोन डिलीवरी टेक फर्म है हमारे भारत देश में, जिसके सीईओ वर्तमान में अंकित कुमार है, KUMAR, अंकित कुमार इसके सीईओ हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस न्यूज से मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है। सेकेंड न्यूज आपके इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय सेक्शन से बनी है। यूनेस्को टू डिक्लेयर कोलकाता विश्व भारती वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी।
कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा फाउंड की गई एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विश्व भारती। विश्व भारत। तो इस यूनिवर्सिटी को यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिए जाने की बात की जा रही है। एक्चुअली आज से 11 साल पहले ही कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा यह अपील की गई थी कि इस यूनिवर्सिटी को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाए, जो कि दुनिया की पहली क्या बनेगी, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी अब बन जाएगी अगर इसको दर्जा मिल जाता है तो। 11 साल पहले इसके लिए अपील की गई थी कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन अब यह पूरी की जाने वाली है। उस टाइम पे 150th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इसको किया गया था। ठीक है, किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर जी की। 1921 में इसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया था, फाउंड किया गया। तो इसको अब दिया जाएगा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, और ऐसा करने के बाद ये दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज साइट बन जाएगी। ठीक है, यही सब चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। सो इस यूनिवर्सिटी का नाम नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया है। 1921 में इसको फाउंड किया गया था। पहले यह जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पे यह एक कॉलेज की भांति कार्य करता था, लेकिन आजाद होने के बाद इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था 1951 में। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी होंगी, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और इसके पहले जो वाइस चांसलर थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बेटे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर हैं। बात चली थी वेस्ट बंगाल की, क्योंकि कोलकाता की बात चल रही थी, तो वेस्ट बंगाल के बारे में जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर यहाँ के ममता बनर्जी, और गवर्नर यहाँ के CV आनंद बोस यहाँ के गवर्नर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते स्टेट्स पे क्या न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी है। लिथियम रिजर्व्स फाउंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन कंट्री इन J&K। देखिए, लिथियम के रिजर्व्स पूरी दुनिया में कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, कम में, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो लिथियम है, अब जो बैटरीज आ रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, लिथियम आयन बैटरीज होती है। आपके मोबाइल फोन, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, आपका लैपटॉप है, इन सारी चीजों में जो बैटरीज होती है, जो कि रिचार्जेबल बैटरीज होती है, इन सब में लिथियम का यूज किया जाता है। इवन जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती है, जैसे कि हार्ट पेसमेकर होता है, वहां पे भी आपके इस लिथियम का यूज किया जाता है। तो लिथियम हमेशा से ही बहुत ज्यादा डिमांड में रहा है, लेकिन जो इसके सोर्सेज हैं, जो इसके रिजर्व्स हैं, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ज्यादा वास्ट आपके पास नहीं है, ये हमारे पास पूरी दुनिया में ही नहीं है। और खासकर जो इंडिया, हमारा भारत है, लिथियम के लिए हमेशा से इंपोर्ट डिपेंडेंट रहा है, ये हमेशा लिथियम को इंपोर्ट ही करता रहा है। तो ऐसे में जब भारत में इसके रिजर्व्स देखने के लिए मिलते हैं जम्मू कश्मीर में, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इसके रिजर्व्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और भविष्य में हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल रहे हैं उनके लिए बैटरी में लिथियम का यूज हम इंडिजीनियस तरीके से कर सकते हैं, अगर यह पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो इस नजरिए से यह जो डिस्कवरी है काफी इंपॉर्टेंट भारत के लिए हो जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में लिथियम के रिजर्व्स कहाँ पे पाए गए हैं, तो कहाँ पे पाए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये लिथियम के रिजर्व्स अभी हाल ही में मिले हैं। इंडिया इज इंपोर्ट डिपेंडेंट, लिथियम, निकिल और कोबाल्ट, इन तीनों के लिए भारत हमेशा से क्या रहा है, इंपोर्ट डिपेंडेंट रहा है। अगर यह डिस्कवरी पर्याप्त मात्रा में होती है तो हो सकता है कि हम इंपोर्ट इसमें कम करें, इस चीज के लिए इंपोर्ट में हम लोग कम डिपेंड हो जाएं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिकल चीजों का है, डिजिटल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है, तो वहां पे इन सारी बैटरीज का यूज किया जाता है। तो इस नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। जम्मू कश्मीर की बात चल रही है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जो कि समर टाइम में हो जाती है, विंटर टाइम में जम्मू हो जाती है। यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 यूटीज में तोड़ दिया गया था, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। इसकी 2 राजधानी, और यहाँ के जो वर्तमान में LG हैं मनोज सिन्हा है। इसके पहले LG हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो अभी वर्तमान में भारत के कौन है, कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। अभी कैग ने 2 MOUs को साइन किया था मिडिल ईस्ट की 2 कंट्रीज के साथ। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो 2 MOUs को किस चीज के लिए साइन किया गया था, क्यों साइन किया गया था, उनका मकसद क्या था। जो मिडिल ईस्ट की 2 कंट्रीज है, साथ ही साथ आपको बताना है कि वह 2 कंट्रीज कौन कौन सी है जिनके साथ उन्होंने MOU को अभी हाल ही में साइन किया था। ठीक है, देखते हैं कितना रिवाइज आपने अभी तक इसको किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक में, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसरो ने
ISRO's SLV-D2 मिशन कंप्लीटेड 3 सैटेलाइट प्लेस्ड इन ऑर्बिट। इसरो ने 3 सैटेलाइट को अभी हाल ही में ऑर्बिट में यानी कि अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस किया। वो 3 सैटेलाइट कौन कौन सी हैं? उसमें से 2 आपकी को पैसेंजर सैटेलाइट हैं और एक है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07। EOS-07 मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और 2 को पैसेंजर सैटेलाइट है जिनका नाम क्या है? JANUS-1 और आजादी SAT-2। ये 2 को पैसेंजर सैटेलाइट हैं और ये आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इन 3 सैटेलाइट्स को अर्थ की ऑर्बिट में भी हाल ही में या कल परसों इन्होंने क्या किया? इसको प्लेस किया। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से व्हीकल से, कौन से लॉन्च व्हीकल से इनको छोड़ा गया था? तो SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहले थे GSLV एक और PSLV, लेकिन अब एक और आ चुका है, कौन सा? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV से इनको छोड़ा गया है। इन 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ 450 किलोमीटर के एक सर्कुलर ऑर्बिट में इन तीनों को प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। यही है, इन सैटेलाइट को डिजाइन और डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली स्पेस के बारे में रिसर्च वगैरह करती है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसके बेंगलुरु में है और एस सोमनाथ वर्तमान में इनके चेयरमैन देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। ऑबिचुअरीज। बर्ट बकार्क, ठीक है, इस तरीके से इनका नाम है, बर्ट बकार्क। ये एक सॉन्ग राइटर है, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। अमेरिकन सॉन्ग राइटर थे, इनकी हाल ही में डेथ हो गई। तो आपके लिए इतना इनका नाम याद रखना जरूरी है। उनका ऑक्यूपेशन की क्या करते हैं? ये सॉन्ग राइटर थे। 94 साल की एज में इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। ऑबिचुअरीज से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बना है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में 2-3 न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी है, आपको देख लेनी है। पहली, अश्विन बिकेम सेकंड फास्टेस्ट टू 450 टेस्ट विकेट्स। अश्विन सेकंड फास्टेस्ट बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 450 टेस्ट विकेट्स लिए हैं अभी तक। अगर ये सेकंड फास्टेस्ट बन चुके हैं तो फर्स्ट कौन बने हुए हैं? तो फर्स्ट कौन है? श्रीलंका के मुतैया मुरलीधरन है। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड कौन है? अश्विन बन चुके हैं अभी हाल ही में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच चल रहा था तो वहां पे इन्होंने जीता, मतलब अपना रिकॉर्ड बनाया। दूसरा, केन्या लेडीज ओपन 2023 गोल्फ। यहाँ से एक न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है। इंडिया की अदिति अशोक ने अपना 4th लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल जीता है। आपको इतना याद रखना है, अदिति अशोक कौन से गेम से संबंधित है? गोल्फ से। न्यूज में क्यों आई? क्योंकि इन्होंने अपना 4th लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल जो कि गोल्फ के लिए उसको भी हाल ही में जीता है। और एक चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? केन्या में हो रही थी, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका। अफ्रीकन कंट्रीज में पहली बार हो रहा है ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो ये स्टार्ट हो गया है 10 फरवरी से वहां पे। तो इतनी सी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी है। साउथ अफ्रीका में 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और किसी भी अफ्रीकन नेशन में पहली बार यह ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप अभी प्ले या खेला जाएगा। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है। अब लास्ट में 2 क्वेश्चंस जो कि आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इन 5 में से किसके पास ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं है? ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान, मंगोलिया, रसिया। 8 कंट्रीज इसके परमानेंट मेंबर हैं और 4 कंट्रीज हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट्स जिनके पास दर्जा हासिल है। आपको बताना है इनमें से कौन है जिसके पास ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं है। सेकंड, रिकी केज हैज वन अ ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम डिवाइन टाइड रिसेंटली। इट वाज हिज डैश ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड हाल ही में अनाउंस किए गए। रिकी केज को इसमें ग्रैमी अवार्ड दिया गया। तो आपको बताना है कौन से नंबर का ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है। इससे पहले भी इनको मिल चुके हैं, अभी कौन से नंबर का इनको मिला है ये आपको बताना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। और लास्ट में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना है। जैसे कि आपको रोज बताता ही हूँ, आपको टाइमली अपडेट्स, क्विजेस, इन्फोग्राफिक्स सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। इसके साथ साथ हमारे बीपीडिया चैनल को भी आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, अपने YT चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। उसके लिए बेल आइकन को दबा लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आज के इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई आपके सुझाव है तो आप लोग हमें दे सकते हैं ताकि उन्हें हम इम्प्लीमेंट करें, इसको और ज्यादा इंप्रूवमेंट करें। तो आप सभी के एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।